हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर। तो जी, आज के दिन से मैं आप लोगों के लिए एक जीके के पोर्शन को कंप्लीट करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मतलब मैं डेली कोशिश करूंगा कि कुछ स्टैटिक्स का पोर्शन, कुछ हिस्ट्री का पोर्शन, कुछ पॉलिटी के पोर्शन, कुछ इन्वायरमेंट का पोर्शन, मतलब हर एक सेक्टर ऑफ जीएस और जीके जीके का जो भी होता है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके सामने लेकर के आऊँ एक वीडियो के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो जी दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखिए कि हमारे भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं वो किस तरीके से, जो नेशनल सिंबल है, कब इसको लिया गया, कहाँ से, मतलब इसके बारे में पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। ठीक है, जो भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, ये जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, जब हम लोग भारत का सिंबल देखते हैं, जो वो भारत का जो 3 सिंह वाला जो हम लोग एम्बलम है, वो उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। जी, तो सत्यमेव जयते जो है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से बनेगा क्या, बनेगा आपका ये जो सत्यमेव जयते जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये कौन से अब उपनिषद से लिया हुआ है। तो ये जो लिया हुआ है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो कि आपको कौन सी भाषा में, लिपि में लिखी गई, अगर लिपि पूछेगा तो लिपि में आपको बता देना है देवनागरी लिपि। क्या लिखा है? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये आपकी ये बात होगी। अब आगे क्या है कि शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। जी, तो हर एक चीज़ों के जो प्रयोग हम लोग करते हैं उसका अलग अलग प्रतीक होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं उसके। तो नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, जो नीला राष्ट्रीय प्रतीक होता है भारत के मंत्री, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। लाल प्रतीक भारत के राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और हरा प्रतीक जो होता है सदस्यों के, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रतीक में लाया जाता है उपयोग में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ के नोट में, भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अनुचित उपयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये आपकी एक ये आप इम्पोर्टेंट है, ये जो आप इसको याद करके रख सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो नेशनल फ्लैग के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें 3 रंग ट्राई कलर होता है हमारा नेशनल फ्लैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक देश का एक अपना रिप्रेजेंट करने का एक फ्लैग होता है। ठीक है, तो 3 पट्टियों वाला तिरंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, गहरा केसरिया ऊपर होता है। ठीक है, नीचे बीच में सफ़ेद कलर का कलर होता है और नीचे हरा रंग का होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। उस नीले रंग के चक्र में हमारी 24 तिलियाँ होती है। क्या होती है? 24 तिली। इस प्रकार से आपका ऐसे 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 करके जो इसका ये जो होता है, काउंट करेंगे तो 24 तिली आकर के आपको निकलता है। ठीक है, तो इसे जो अपनाया गया है, ये जो चक्र है, चक्र को आपको सारनाथ में अशोक सिंह के स्तंभ से अपनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। फिर वही अगर याद करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग, हाँ, अगर हम बात करते हैं कि 3 कलर होता है, ट्राई कलर का, तीनों का अलग अलग उसका मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं केसरिया रंग की, तो जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। अगर हम केसरिया रंग के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। अगर हम सफ़ेद रंग का, सफ़ेद जो होता है, हम लोग जानते हैं कि सफ़ेद क्या होता है? सत्य होता है। ठीक है, तो वो सफ़ेद जो होता है अपना सत्य को डिनोट करता है, पवित्रता का। और हरा रंग जो होता है, हरा रंग आपका जीवन समृद्धि का, हरियाली, हमारी देश, इसी पे तो हमारी पूरी देश की बुनियाद रखी हुई है कि हमारा देश हरियाली है, गाँव का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये हरा रंग का डिनोट करता है। वहीं अगर केसरिया की बात करते हैं तो जागृति, शौर्य का प्रतीक का त्याग करता है। फिर वही अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इसकी रेशियो क्या होता है, हमारी जो फ्लैग है, फ्लैग का रेशियो क्या होता है? तो रेशियो जो होता है आपका 3:2 का रेशियो होता है, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये बहुत सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये आए दिन पूछे जाते हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इसके राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप है कब अपनाया गया है, तो ये आपका अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये आप या भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप था उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो एक समिति होती है, ठीक है, तो वो समिति के द्वारा हर एक नई चीज़ों का गठन किया जाता है। तो वो जो हम अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी बहुत ही VVI है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। जनवरी 2004 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण विनय निर्णय में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BN खरे, किसके यहाँ पे आप याद रख सकते हैं BN खरे जी का नाम, ये जो यहाँ पे BN खरे की ये घोषणा की गई थी अनुच्छेद 1901 के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। जी, तो अब अगर पूछा जा सकता है ऑप्शन में जाकर के कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है चाहे है, तो ये ऑप्शन से आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो अनुच्छेद 19 होता है, अनुच्छेद 19 क्या है, हमारा फ्रीडम है। तो फ्रीडम में ये क्या है कि आपका ये है कि अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल्य अधिकार है। ये मतलब हमारा मौलिक अधिकार है कि राष्ट्रीय ध्वज का फहराना मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। अगर राष्ट्रीय कोई नेशनल ऐसा कोई शोक होता है तो जो आपका फहराया जाता है झंडा, उसको हम लोग क्या करते हैं, झुका दिए जाते हैं। तो इसके किस पर्पज से झुकाया जाता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन को हो जाने पे संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन दिया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट है, कोई प्रेजेंट अगर इस पोस्ट पे है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति पोस्ट पे कोई अभी प्रेजेंट है और उनकी कोई किसी कारणवश डिमाइस हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो जब झंडा को शोक के अंतर्गत 12 दिन के लिए उसको झुका दिया जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति, वही अगर बात करते हैं हमारा कि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो पहले रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए, तो उनके लिए हम बस 7 दिन का ही शोक के रूप में इसको झंडे को ये करते हैं, शोक के रूप में व्यक्त करते हैं। ये एक टॉपिक, आप एक लाइन याद रखते थे, प्रसिद्ध हमारा झंडा गीत क्या है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो उसकी रचना किनके द्वारा की गई है, तो उनकी रचना जो है आपका श्यामलाल प्रसाद गुप्त के द्वारा की गई है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन कब हुई, तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ। मतलब कि जब आज़ाद हो रहा था भारत 14 अगस्त 1947 को, तब इसका प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था और वहाँ से हम लोग को जाना गया कि हम आज आज़ाद हो गए हैं। तो ये आपकी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रगान का। तो नेशनल एंथम जो होता है हमारा क्या है, जन गण मन है। तो इसमें एक क्वेश्चन सराइज होता है कि जन गण मन का है जो कहाँ से, किसके द्वारा रचना की गई है, तो आपके रचना की गई है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। और इसको संविधान सभा में कब इसको स्वीकारा गया था राष्ट्रगान के रूप में, तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को आपको ये जन गण मन को अपनाया गया था। जन गण मन गाने का एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम का जो महत्व है वो आपका 52 सेकंड है, ठीक है। तो 52 सेकंड में आपको ये जो है आपको ख़त्म कर देना होता है। संक्षिप्त अवधि इसकी 20 सेकंड है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी इसको ये करना है तो 20 सेकंड है, जिसमें कि इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है। लेकिन जो 20 सेकंड के अंदर आपको गाने ही उसके प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति ही गानी है। तो ये आपकी हो गई। अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन जब चल रहा था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पंडित विशन नारायण दत्त ने गाया था इसको पहली बार। अगर ये पूछा जाता है जन गण मन को सबसे पहले किसने गाया था, जन गण मन को, तो पंडित विशन नारायण दत्त ने कलकत्ता के 1911 अधिवेशन में गाया था, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने के लिए श्रेय किसे जाता है, तो एक IN है, इंडियन नेशनल आर्मी का जो कैप्टन है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, इनको श्रेय जाता है। अगर धुन जो है जनगण मन हम लोग गाते हैं उसके पीछे की जो लिरिक म्यूज़िक्स होती है, म्यूज़िक इनके श्रेय जाता है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर के श्रेय जाता है। तो चलिए राष्ट्रगीत के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रगीत आप जानते हैं कि राष्ट्रगीत में क्या है, वंदे मातरम है। इसकी रचना किनके द्वारा की गई है, तो इनकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये जो है उपन्यास आनंदमठ में रचित है और वहाँ से हम लोग इसको लिया गया है। अब इसको राष्ट्रगीत के रूप में इसे कब अपनाया गया, तो इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी अपनाया गया था। मतलब दोनों दिन, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही दिन अपनाया गया था। इसे सर्वप्रथम, इसे अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में कि राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था और किनके द्वारा गाया गया था, 1896 में कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उनके जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। कहाँ थे, कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। और इसकी भी गाने की टाइमिंग होती है, जो इसका गाने की टाइमिंग 1 मिनट और 5 सेकंड है। तो ये भी आप एक फैक्ट है जो इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे इसको रट सकते हैं।
भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और संपादन वंदे मातरम से गायन से होता था। जब भी एक अधिवेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिवेशन जो 1885 से आईएनसी का जो कांग्रेस का अधिवेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो स्टार्टिंग होता था, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर करते हैं ना, आते समय भी थॉट फॉर द डे बोल करके हम लोग निकलते हैं, उसी प्रकार से जो अधिवेशन का प्रारंभ होता था आपका जन गण मन से प्रारंभ होता था और वंदे मातरम से आपका खत्म होता था। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन होता था तो किस गाने के साथ सेशन को प्रारंभ किया जाता था और किस गाने के साथ सेशन को अंत किया जाता था। तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा आपका जनगण मन और वंदे मातरम। फिर इसकी वजह से राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत के रूप में भी नामित किया जाता है। चलिए राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग जानते हैं कि गिगेरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत, ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो शक संवत जो है इसको सरकारी कामों के लिए कब बनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो शक संवत है आपका गुप्त वंश के द्वारा चालू किया गया था, जो 77 या 78 ईसा पूर्व में था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका पहला महीना जो होता है हिंदी भाषा, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसिक अगहन पूस माघ फागुन। और यह सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है। तो ये आपकी कैलेंडर के बारे में जानकारी होगी। वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, तो नेशनल फ्लावर हम लोग जानते हैं कि हमारा जो होता है नेशनल फ्लावर जो होता है लोटस होता है, ठीक है, कमल। और ये कमल भी है जो है हमारा एक शांति का प्रतीक है और प्रगति का प्रतीक है। वही अगर नेशनल बर्ड की बात करते हैं तो मयूर, मतलब हम लोग इसको मोर कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नाम इसका क्या है? पाओ क्रिस्टेटस, इसका साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टेटस। वही अगर कमल की बात करते हैं तो नेलियम्बो न्यूसिफेरा गार्टेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं साइंटिफिकली नेम। अगर राष्ट्रीय पशु अगर जानते हैं तो राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो पैंथेरा टाइगरस लिनियास इसका जो होता है साइंटिफिक नेम है। तो आपके ये भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वही अगर नेशनल फ्रूट के बारे में बात करते हैं तो नेशनल फ्रूट के बारे में हर लोग जानते हैं कि नेशनल फ्रूट हमारा क्या है? मैंगो है, जिसको हम लोग फलों का राजा भी बोला जाता है। और मैंगो का जो है आपका साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना है। वही अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो राष्ट्रीय वृक्ष में आता है आपका बरगद, जिसको हम लोग बोलते हैं बरगद फाइकस बैंथालेंसिस, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये नेशनल ट्री ऑफ द इंडिया है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो हम जानते हैं कि गंगा जो है हमारी, गंगा को हम लोग पूछते भी हैं, ठीक है। तो ये आपकी गंगा है, जिसे 4 नवंबर 2008 को नेशनल रिवर के रूप में इसको नामित किया गया है। राष्ट्रीय नेशनल एक्वाटिक फौना कौन है? मतलब जलीय जीव कौन है? तो जलीय जीव को हम लोग गंगा डॉल्फिन बोलते हैं, मतलब गंगाइटिक डॉल्फिन इसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक नेम में तो प्लानिस्टा गंगेटिक, जिसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय नेशनल हेरिटेज एनिमल, अगर हम लोग नेशनल हेरिटेज एनिमल की बात करते हैं तो हाथी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफास इंडिका, भारत का ये जो है विरासत पशु है। तो ये आपकी पूरी वीडियो में मैंने भारत का जो राष्ट्रीय जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जिसके द्वारा भारत को जाना जाता है एक ब्रीफ के तौर पर के, तो आपको इस वीडियो में मैंने पूरी डिस्कस कर दी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन सबको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इस PDF का लिंक मैं अपने आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाकर के इस PDF पे इसको डाउनलोड करके आप इसे याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।